तो ये बच्चों इसमें जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इट इज इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी. Kb इज नोन हियर एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इट्स अनदर नेम इज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. So if remember student, if molality is 1 means 1 mole solid to dissolve in 1 kg of solvent, then molality 1, so then Kb is equal to delta Tb. So what is the definition of Kb? It is the elevation in boiling point of 1 molar solution. 1 molar solution का जो boiling point होगा बच्चों, elevation boiling point होगा, उसको हम Kb कहते हैं. इसके लिए देखिए ग्राफ है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया इसमें, इसको ध्यान से देखेंगे. यहाँ हमने लिया है ये प्रेशर और इधर लिया हमने टेम्परेचर. जैसे जैसे हम बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा. एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वेपर प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक हो गया. कितना हो गया? 1 एटमॉस्फेरिक. तो 1 एटमॉस्फेरिक में जितना टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उसके बाद जब हम उसमें सॉल्ट डिजोल्व कर देंगे, सॉलिड डिजोल्व कर देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा. सॉल्यूशन का उसी टेम्परेचर बच्चों, सेम टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर है सॉल्वेंट का, और उसी टेम्परेचर पे जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का देखिए ग्राफ थोड़ा डाउन हो गया. डाउन होने का मतलब है कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर है ये कम हो गया बच्चों. ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया था कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है अगर सॉलिड को डिजोल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन का जो ग्राफ है ये यहाँ पर आ गया. अब क्या करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अलोंग दिस एक्स एक्सिस तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज होते 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 कितना हो जाएगा? आप 1 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा. जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा लिक्विड का तो इट विल स्टार्ट टू बॉयल. तो इट्स करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर Tb इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो आप देख रहे हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है. तो ये जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डेल्टा Tb हुआ, और ये किसके हो गया? लगभग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है? ये हो गया हमारा डिप्रेशन लॉरिंग इन वेपर प्रेशर. तो इसलिए लॉरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होती है? मोल फ्रैक्शन के. मोल फ्रैक्शन से कैलकुलेट करके इन्होंने यहाँ पर ये निकाल दिया फॉर्मूला. ये देखिए, ये किसके लिए इक्वल? ये हो गया हमारा एलिवेशन इन लॉरिंग इन वेपर प्रेशर दिस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन. और मोल फ्रैक्शन को फिर यहाँ से इन्होंने वैल्यू पुट करने के बाद फिर इसको निकाल दिया. ये आपकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो इसको ले लिया मोलैलिटी के बाद डेल्टा Tb. यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया. इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. उसके बाद है दूसरा टॉपिक हमारी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. क्या हमने अभी बताया कि अगर हम किसी लिक्विड में कोई सॉल्ट डिजोल्व करेंगे या कोई सॉलिड डिजोल्व करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीज है, दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सपोज दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी. तो जो डिफरेंस हुआ इनिशियल माइनस फाइनल, यहाँ है इनिशियल माइनस फाइनल और बॉइलिंग पॉइंट में फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट, दिस डिफरेंस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और ये भी किसके इक्वल होगा? ये भी बिल्कुल उसी के इक्वल होगा जैसे पहले बताया है. और फिर हम इसको निकालेंगे तो डेल्टा Tf डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू Kf. Kf इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड m इज मोलैलिटी. सो अगर मोलैलिटी की वैल्यू 1 होगी मीन्स 1 मोल सॉलिड टू डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, तो मोलैलिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी. उस कंडीशन में ये जो Kf है दिस इज इक्वल टू Tf, ये Tf के इक्वल हो जाएगा. तो डेफिनेशन क्या हुई? इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. क्रायो जो वर्ड है वो लो टेम्परेचर से, क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोस्कोपिक, तो लो टेम्परेचर. इसका देखेंगे ग्राफ, आप देख रहे हैं यहाँ जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट वाला देखा था कि ये सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट को जब हम यहाँ से धीरे धीरे टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो इसका क्या होगा? वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा
और इस टेम्परेचर पे आके ये फ्रीज हो गया, ये फ्रीजिंग पोजीशन में आ गया। तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट। उसके बाद बच्चों जब हम उसमें सॉलिड डिजोल्व कर देंगे तो सेम टेम्परेचर, यहाँ से मान लो नॉर्मल टेम्परेचर से हमने शुरू किया था सॉल्वेंट को, अब फिर हम सॉल्वेंट में शुगर डिजोल्व कर देंगे तो उसी सेम टेम्परेचर पे देखिए तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हो गया। इसका वेपर प्रेशर ये हो गया, उसका वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे। अब धीरे धीरे हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे, टेम्परेचर डाउन करते करते जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर इस टेम्परेचर पे आकर के ये फ्रीज होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं बच्चों, तो आइसक्रीम जो है वो ज़्यादा चिल लगती हमें आइस क्यूब से, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर वो लो होता है। तो ये ग्राफ हमारा किसका था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अनदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम dilute solution to concentrated solution or from solvent to solution through semi permeable membrane is known as osmosis। और उस पर कितना हम प्रेशर डिफरेंस इन प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमने पहले भी वीडियो में बताया है आपको। यहाँ हमने सॉल्यूशन लिया, यहाँ सॉल्वेंट लिया, तो प्रेशर किसका कम होगा, सॉल्यूशन का। इस सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल इधर मूवमेंट करेंगे। सॉल्वेंट के पार्टिकल क्यों मूवमेंट करते हैं, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो पोर स्ट्रक्चर है, जो होल है उसमें, वो इतने छोटे हैं कि उससे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूवमेंट कर सकते हैं। कब तक मूवमेंट करेंगे, जब तक कि दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो वो जो डिफरेंस इन प्रेशर है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे बच्चों, अगर इस पर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। अगर हमने प्रेशर कितना अप्लाई किया, टू स्टॉप ऑस्मोसिस, किस पर अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन पे, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर कम है। तो यहाँ पर जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, अगर वो ऑस्मोसिस को रोक देगा तो वो प्रेशर की जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर उस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा हम अप्लाई कर देंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस मींस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, तो वापस जाना शुरू कर देगा। इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आपके घर में जो आरओ लगा हुआ है, उस आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। वो क्या करता है, वो गंदे पानी में से साफ पानी की तरफ ले जाता है। समुद्र में जो लोग जाते हैं, शिप पे जाते हैं, वो रिवर्स ऑस्मोसिस से वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। ये इसमें दिखा रखा है डायग्राम में, यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह सब फ्रेश वाटर जैसे सॉल्ट वाटर को सफाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने 4 डिस्कस की है, वहाँ पर हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो सॉल्यूट है आपका, अगर वो एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए, आयनाइज हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी से क्या होगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल चेंज होने से जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है वो चेंज हो जाएगा। उस चेंज इन मॉलिक्यूलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की जो प्रॉब्लम को, हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द रेमेडी ऑफ दिस एबनॉर्मल मोलर मास, तो वी यूज ए वन टॉप फैक्टर दैट इज नोन एज आई। आई का जो फॉर्मूला है ये है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मींस एक्सपेरिमेंटली हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे वो कितना है, और नॉर्मल हम कितना निकालेंगे वो कितना है, तो दोनों का जो रेशो है वो हो गया। अब आप जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर मास के। तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। यहाँ पर ये देखिए I, बच्चों I यहाँ दे दिया इन्होंने, I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मीन्स जैसे सोडियम क्लोराइड का जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो 58.5 होता है, और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आपका अगर उसका हाफ हो गया, हाफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 में ब्रेक हो गया, तो उसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो है वो हाफ हो जाएगा। इसलिए I की वैल्यू उसके लिए कितनी आ जाएगी, 2। I की वैल्यू उसके लिए आ जाएगी 2।
तो यहाँ से ये दे रखा है कि आई जो है एक्चुअली आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे और बिना उसके कितने होंगे। तो सोडियम क्लोराइड को हम एसोसिएट करेंगे तो कितने पार्टिकल होंगे 2, और बिफोर एसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन कितने 1। तो आई की वैल्यू सोडियम क्लोराइड के लिए होगी 2। तो इस तरह से जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं बच्चों, उनको हम ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने पे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल में वो ब्रेक होगा उतना ही उसका आई की वैल्यू होती है। सोडियम क्लोराइड के लिए आई कितना होगा 2। पोटेशियम सल्फेट के लिए कितने पार्टिकल ब्रेक डाउन होता है 3, 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू उतनी होती है जितने उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। एक टॉपिक है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, पहले आइसोटोनिक की बात कर लेते हैं। ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है उनको हम कहते हैं आइसोटोनिक। और कब होगा दोनों आइसोटोनिक, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, हाइपोटोनिक क्या होंगे, जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी या जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक हुआ, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो हाइपरटोनिक हुआ। जैसे हम सोडियम क्लोराइड हमारे अंदर जो बॉडी में होता है बच्चों, वो 0.9% होता है। कितना होता है 0.9। अगर हम एक ब्लड सेल को 1% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, किधर से किधर जाएगा हमारा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो ब्लड सेल में से वाटर निकल के बाहर 1% के सॉल्यूशन में चले जाएगा, तो ब्लड सेल हमारी श्रिंक हो जाएगी। अगर हम ब्लड सेल को रखते हैं इसमें 0.8% के सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, तो वो स्वेल अप कर जाएगी। तो ये कुछ इस तरह के टॉपिक हैं बच्चों, ये आपके इम्पोर्टेंट